नमस्कार, केवी न्यूज देख रहे हैं आप। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में खबर देश उत्तराखंड कोटद्वार की फटाफट अंदाज में हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है, वो आ रही है हरियाणा से। मतलब खबर तो दिल्ली से आ रही है लेकिन हरियाणा से जुड़ी हुई है। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। बहुत दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थी, तो ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि दोनों को हरियाणा में टिकट भी मिल सकता है। तो ये खबर इस समय सबसे बड़ी है जो इस समय चर्चा में है, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रही है। और इसके अलावा बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो उसके बाद से बीजेपी में बहुत तरह के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। हालांकि हर चुनाव में इस तरह की बगावत, इस तरह की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं और कांग्रेस के लिए भी वहाँ पे आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है वहाँ पे कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी संभवतः 10 सीटें मांग रही है या 15 सीटें मांग रही है, तो इसको लेकर अभी कुछ भी मामला क्लियर नहीं है। और अभी कांग्रेस ने वहाँ पे टिकट की घोषणा नहीं की है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, तो वहाँ पर कांग्रेस से भी इस तरह की खबरें आएंगी जब वो टिकट वितरण करेंगे। सबसे बड़ी बात जो हरियाणा में आ रही है वो बबीता फोगाट को लेकर आ रही है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और राजनीति में कब किसको अर्श पे पहुंचा दिया जाएगा, कब किसको फर्श पे पहुंचा दिया जाएगा, इसको लेकर आप कुछ कह नहीं सकते। पूरे देश के इस तरह की राजनीतिक खबरें आती रहती हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कोई और जगह हो। दरअसल बबीता फोगाट जो है विनेश फोगाट की चचेरी बहन है। और बबीता फोगाट और गीता फोगाट पर ही आमिर खान ने दंगल जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी, जिससे पूरी दुनिया में सराहा गया था। तो बबीता फोगाट इस समय बहुत मुश्किल में है, क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है और बबीता फोगाट को टिकट मिलने की बहुत सारी संभावनाएं थी। दरअसल जब महिला पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना दे रहे थे और उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार भी हुआ कि जिसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। और एक ताकतवर सत्ता के सामने हरियाणा हो या कोई भी राज्य हो, बीजेपी के किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई। और बबीता फोगाट खुलकर ब्रिजभूषण के पक्ष में आ गई, सरकार के पक्ष में आ गई। और उस समय सरकार को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो उनके पक्ष में रहे। तो बबीता फोगाट चर्चे में आई, अपनी ही चचेरी बहनों से उन्होंने पंगा लिया, लेकिन बीजेपी ने ये उनका टिकट काट दिया। उनका टिकट क्यों काटा गया, इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि चूंकि हरियाणा में किसान जाट पहलवान कुश्ती एक बहुत बड़ा मामला है, और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अगर बीजेपी बबीता फोगाट को टिकट देती तो उनको ऐसा लग रहा था कि वहां पर गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए बबीता फोगाट का टिकट कट गया और ये उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। अपने ही घर में पंगा लेने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। पंगे से बात आई तो बात आती है कंगना रनावत की। पंगा जैसी फिल्म बनाकर चर्चा में रहने वाली, बॉलीवुड के कई स्टार्स पर कई तरह के एलिगेशन लगाने वाली कंगना रनावत, जो मंडी से सांसद हैं और सांसद बन के दिल्ली की संसद में पहुंची हैं, उनके इंटरव्यूज भी आते रहते हैं। लेकिन कंगना रनावत भी आजकल बहुत मुश्किल में है, क्योंकि उनकी फिल्म इमरजेंसी जो है रिलीज नहीं हो पा रही है, सेंसर बोर्ड इसको पास नहीं कर रहा है। तो सोचने वाली बात यही है कि सरकार भी उन्हीं की है और उनको टिकट भी मिला, सांसद भी बन गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्म सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा है। मतलब कुल मिला के सरकार को कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज होने से भी मुश्किल है, क्योंकि सिख समुदाय बहुत पहले ही इस फिल्म को बैन करने की मांग कर चुका है। तो बबीता फोगाट हो या कंगना रनावत हो, इनको अब समझ में आ रहा होगा कि राजनीति की जो राह है वो जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। एक और खबर की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम कोटद्वार भाबर की खबरें दिखाते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी जिनको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस समय जो केंद्र में सबसे चर्चा है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, वो है माधवीपुरी बुच। अब आप कहेंगे माधवीपुरी बुच ये क्या है? ये सेबी की चेयरपर्सन है। दरअसल शेयर मार्केट को मॉनिटर करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो है सेबी है, और सेबी की चेयरपर्सन इस समय बहुत चर्चा में है और मुश्किल में भी हैं। और ये खबर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं, इसलिए भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस खबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। दरअसल माधवीपुरी बुच पर यह आरोप है कि वो सेबी की चेयरपर्सन है। मतलब आप सेबी पहले समझिए कि जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली, कंपनियों के आर्थिक मामलों को देखने वाली, जो मॉनिटरिंग करने वाली संस्था है सेबी, वो बहुत बड़ी संस्था है, उसकी अध्यक्ष है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर वो अध्यक्ष है तो उनको बहुत बड़ा वेतन पैकेज और बहुत सारे भत्ते आदि भी मिलते होंगे। उन पर यह आरोप अभी लगाया है विपक्ष ने, और यह आरोप बिल्कुल पुख्ता है कि वो सेबी के चेयरपर्सन रहते हुए भी आईसीआईसी बैंक से करोड़ों रुपए का भुगतान ले रही थी। इसको लेकर सरकार ने भी कुछ नहीं कहा है और माधवीपुरी बुच ने भी कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आईसीआईसी बैंक ये कह रहा है कि हमने उनको पेंशन का पैसा दिया है। तो आप लगाइए, ये रकम करीब 12-13 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। जितनी किसी की सैलरी नहीं होती, क्या उससे ज़्यादा पेंशन दी जा सकती है? माधवीपुरी बुच इसलिए भी चर्चा में है कि हिंडनबर्ग ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने अडानी समूह की मदद की है। दरअसल
बहुत समय पहले अडानी समूह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया था कि फर्जी सेल्स कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों की शेयर वैल्यू को बढ़ाया, बैंकों से लोन लिया और इस तरह जो एक प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके से अडानी ग्रुप ने काम नहीं किया। चूंकि अब सेबी ने इसकी जांच करनी थी, सेबी की चेयरपर्सन तो माधवी पूरी बुच है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके अडानी ग्रुप से बहुत अच्छे संबंध है और उन्होंने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। तो ऐसा लगा देश में मामला खत्म हो गया, लेकिन ये मामला फिर माधवी पूरी बुझ के इस तरह की खबरें आने के बाद आज भी एक और खबर आई है उनके बारे में, तो वो चर्चा में है। और सेबी के कामकाज को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरह का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, तो ये मुद्दा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। राजनीति में अक्सर हम टेलीविजन में जब किसी को भाषण देते हुए सुनते हैं, किसी को डिबेट करते हुए देखते हैं, तो हम उनके फैन हो जाते हैं। हम उनको सीधे तौर पर जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जो टेलीविजन पर बहस करते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो जो पार्टी के समर्थक होते हैं उनको बड़ी ऊर्जा मिलती है उस डिबेट से। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े प्रवक्ता है इस समय जो चर्चा में है, वो है अजय आलोक। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे हैं वो मीडिया डिबेट में, लेकिन अब वो खुद बड़ी मुश्किल में गिर गए, मतलब ट्रोल किए जा रहे हैं लगातार। दरअसल अजय आलोक की जो बेटी है उनको अमेरिका में एक जॉब मिली, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और हर बाप को खुशी होती है जब उसकी बेटी को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलती है। तो अपनी बेटी की तारीफ करते करते अजय आलोक ने अपने बेटे और बेटी का पूरा जो है चिट्ठा ही खोल दिया कि वो उनके जो दोनों बच्चे हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं। इसी को लेकर अब विपक्ष हो या तमाम जो लोग हैं अजय आलोक को घेर रहे हैं कि अपने बच्चों को तो अमेरिका की नागरिकता दिला दी है, और टीवी में डिबेट करते करते पूरे देशवासियों को बताते हैं कि हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, और इस तरह की खबरें चलती हैं। तो उससे अजय आलोक एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे थे जो राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी और सरकार के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह की जानकारी दी तो उससे वो आजकल चर्चा में है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नेताओं की जो बातें हैं, उनके जो भाषण हैं, उसमें और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो चलिए फिर खबर उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी जी की मुश्किलें आजकल थोड़ा सा बढ़ी हुई हैं। उत्तराखंड में ऐसी कुछ भी खबर नहीं आ रही जिससे सरकार को कुछ लाभ मिलता हो दिखाई दे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम हो और उसके बाद अब केदारनाथ का चुनाव होना है। निकाय चुनाव को लेकर भी खबर आ गई है कि 15 नवंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। ये खबर हम आपको डिटेल में थोड़ा बाद में बताएंगे। तो दरअसल उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने का उनके ऊपर आरोप नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद 2022 के चुनाव में जो चुनाव अधिकारी को अपना शपथ पत्र दिया उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 9 करोड़ रुपए बताई है। और देहरादून में एक सोशल एक्टिविस्ट है जो पेशे से वकील है, विकेश नेगी, उन्होंने विजिलेंस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी कि भाई जो गणेश जोशी है वो फौज से रिटायर है, फौज से रिटायर व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलती है, एक विधायक को कितनी सैलरी मिलती है। तो उन्होंने कुल मिला के उसका जोड़ घटाना लगाकर बताया कि जिस तरह विधायक को सैलरी भत्ते मिलते हैं और जिस तरह वो फौज से रिटायर है तो उनके पास 35 लाख रुपए होने चाहिए। उन्होंने खुद ही अपने हलफनामे में 9 करोड़ की संपत्ति बताई है। तो विजिलेंस ने अब धामी सरकार को, कैबिनेट को कहा है कि वो गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं, इसकी अनुमति चाहिए। अब धामी सरकार के पास 8 अक्टूबर तक इस बात का फैसला करना है कि गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चले या न चले। तो धामी जी के लिए मुश्किल है दोनों ही ओर से, क्योंकि ये तो उन्होंने अपने हलफनामे में खुद ही कहा है कि मेरे पास 9 करोड़ रुपए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उनके पास 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आई। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है धामी जी के लिए। 8 अक्टूबर को उन्हें इस बात का फैसला करना है, वरना केस तो कोर्ट में चलेगा ही। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष जिन पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि 3 साल से उनका यौन शोषण किया है, उनकी बेटी ने भी कहा है कि उनके साथ भी छेड़खानी हुई है। तो अब जो मुकेश बोरा है उनके ऊपर पोक्सो की भी धारा लग रही है। तो धामी जी को अपने ही घेर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ समय पहले तक तो किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं थी कि एक केंद्र की पसंद के नेता हैं पुष्कर सिंह धामी, और ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की वो पसंद थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत सारे अपने ही उनकी कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंडियत की बात होनी चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बनाया गया था सरकार उस पर काम करे, तो इसी से उत्तराखंड का फायदा है और सभी लोगों का फायदा है। अब बात करते हैं खबर कोटद्वार की। कल टीचर्स डे था और पूरे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित टीचर्स डे पर बहुत सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में आज भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। गाँव में रहकर अपनी, बहुत से ऐसे अध्यापक भी हैं जो अपनी इनकम भी लगा देते हैं बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में। लेकिन एक शर्मसार कर देने वाली खबर आई है
पौड़ी गढ़वाल के एक अध्यापक ने अपनी ही स्कूल की एक छात्रा को, अब आप कह सकते हैं, अब इसे क्या शब्द कहेंगे आप, भगाकर नोएडा ले गए हो। और नोएडा में उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने जब रखने से मना कर दिया, तो फिर वो उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि जिस स्कूल की ये छात्रा है इसको वहीं छोड़ दे और हमारे घर में नहीं रहना है। तो फिर वापस आते समय इस अध्यापक ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, हॉस्पिटल में है। 30 साल का बताया जा रहा है अध्यापक, और छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। क्योंकि इस खबर को अगर हम नाम लेकर बताएंगे तो इससे किसी का मानहानि हो सकती है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि एक्स जगह, एक्स इंटर कॉलेज में ये अध्यापक था, वहाँ पर 12वीं की छात्रा के साथ उनका प्रेम संबंध था और इस चीज़ से स्कूल प्रशासन भी परेशान था। तो शिक्षा विभाग ने उनका ट्रांसफ़र वाई जगह कर दिया, जो वहाँ से कम 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। और वाई जगह पर ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो जाते रहे, मिलते रहे, तो ये बड़ा मतलब बदनामी थी शिक्षा विभाग की। और लास्ट में वो उस छात्रा को लेकर नोएडा चले गए अपने रिश्तेदार के यहाँ। वापस आते समय उन्होंने पॉइजन खा लिया, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये शर्मसार कर देने वाली खबर है। टीचर्स डे पर कोटद्वार में ऋतुभूषण खंडूरी जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, उसकी हम आपको हाईलाइट दिखाएंगे। मालन नदी में कब पानी आ जाएगा इसको लेकर कह नहीं सकते। आज दोपहर 2 बजे मालन नदी में फिर अचानक से तेज पानी आ गया, वहाँ पुल का काम चल रहा है, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने बयान दिया है। समाचार पत्रों में खबर आई है कि 15 नवंबर तक चुनाव करा देगी सरकार, यानी उन्होंने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर सरकार की भी नज़र है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे जो उम्मीदवार हैं उनकी भी नज़र है। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर हमने कई बार खबर डाल दी, क्योंकि चुनाव तो बहुत पहले हो जाने थे, लेकिन अभी तक चुनाव सरकार ने कराया नहीं है। 15 नवंबर को चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि कब तक सरकार चुनाव टालेगी, ऐसी खबर आई है। और चूंकि अब इस चुनाव से संबंधित जो मंत्रालय है वो प्रेमचंद अग्रवाल के पास है, और उन्होंने ये कहा है कि 15 नवंबर तक चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। तो कोटद्वार में जो संभावित प्रत्याशी है उनके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी है। एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को मिलकर आए हैं, थोड़ी सी हम उनकी भी बात करेंगे। तो जैसा कोटद्वार के सभी लोग जानते हैं, अक्सर हमसे लोग यही पूछते हैं, क्योंकि कोटद्वार के लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है, तो आते जाते हर कोई पूछता है किसको मिल रहा है टिकट, किसको मिल रहा है टिकट। भाई टिकट किसको मिलेगा ये तो पार्टी तय करेगी, बीजेपी या कांग्रेस में जो उम्मीदवार है। हम तो अगर मगर अनुमान ही लगा सकते हैं। और फिलहाल बीजेपी में कहें तो बीजेपी में अगर प्रोफाइल देखा जाए तो सबसे हैवीवेट कैंडिडेट तो शैलेंद्र रावत है, जो विधायक रहे हैं पूर्व में। और उन्होंने एक बार हमारे साथ बातचीत में कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब कुल मिला के माना जा रहा था कि शैलेंद्र रावत विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को 2007 में उन्होंने हराया, तो 2027 में वो विधायक का चुनाव लड़ने के ही इच्छुक होंगे। ये इंटरव्यू समय लिया था हमने जब चुनाव नहीं हुआ था लोकसभा का। अब इस समय परिस्थितियां अगर आप देखें तो शैलेंद्र रावत, वीरेंद्र रावत जो जिलाध्यक्ष हैं, राजगौरव नोडियाल जो बहुत लंबे समय से बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी नाम है। सुमन कोटनाला भी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। 4 प्रमुख नाम है। इसके अलावा वैसे तो अपने नाम ऑफिशियली दे चुके हैं कमल नेगी जो पार्षद है, अनीता आर्य से लेकर बहुत सारे उम्मीदवार हैं। लेकिन हमारे मानना है कि जो समीकरण बैठ रहा है उसके हिसाब से जो दावेदार है वो 4 यही हैं। अब वीरेंद्र रावत जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन उनका नाम काफ़ी समय से चर्चा में है। और कल उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है, उसकी खबरें आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ी हैं। तो खैर समाचार पत्र में तो ये खबर आई है कि उन्होंने कोटद्वार के जो विकास काम है उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। लेकिन जब वो पुष्कर सिंह धामी से मिले होंगे तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव की बात भी हुई होगी। तो हमने ये कहा था कि वो भी एक दावेदार है। पार्टी में कौन मेयर के टिकट को निर्धारित करता है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर समीकरण बनता है तो वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। बाकी उन्होंने मुलाकात की है तो उसकी चर्चा चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल अगर जिस तरह हम शैलेंद्र रावत को प्रत्याशी मान लें, क्योंकि चुनाव में तो कोई भी समीकरण बैठ सकता है, कोई भी गुणा भाग बैठ सकता है, कोई हम घोषणा नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो हेमलता नेगी जो निवर्तमान मेयर है, इसके अलावा गीता नेगी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वर्तमान में पार्षद है, रंजना रावत है, और वैसे बहुत सारे उम्मीदवार विजय रावत, जसवीर राणा, कई लोगों ने इसमें दावेदारी पेश की है। लेकिन ये टिकट एक को ही मिलना है और अब लग रहा है कि इसकी सुगबुगाहट तेज होने जा रही है। और कोटद्वार से एक और ख़राब खबर भी आई है कि यहाँ पर एक कमेटी चला रही, कमेटी तो नहीं कहेंगे, उसे कंपनी, फाइनेंस कंपनी कोटद्वार के लोगों का 2 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। और इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। 800 लोगों के खाते थे इस कंपनी में, और समाचार पत्र में खबर प्रमुखता से छपी हुई है। तो आप लोग अगर शेविंग करते हैं तो बैंक बेस्ट ऑप्शन है। और चूंकि ये रोज़ पैसा जमा करने वाले लोग थे और इस तरह की खबरें बहुत पहले भी आई, तो ये खबर अच्छी नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मालन पुल पर
काम चल रहा है। मालन नदी में कभी भी पानी आ जाता है और कंडी संपर्क मार्ग भी प्रभावित हो जाता है। बीच बीच में कोटद्वार में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और मालन नदी में कैसा है आज कल, मतलब काम भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है। और टीचर्स डे में बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियाँ, बहुत सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखिए आप मालन पुल और टीचर्स डे की हाईलाइट। केबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही खबर, केबी न्यूज़, खबर आपकी। चलिए फिर खबर आजकल में, मालन नदी में फिर एक बार से काफ़ी तेज़ पानी आ गया है। और मालन नदी में पानी आने से क्या स्थिति है, क्या काम चल रहा है, थोड़ी बहुत आपको खबर दिखाएंगे बहुत दिन बाद। और हम इस पुल की, मालन नदी की इतनी खबर दिखा चुके हैं आपको कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद हम पुल पर आए। दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और मालन में पानी आ गया है अचानक से। तो कंडी संपर्क मार्ग में भी मुश्किलें हो जाती हैं जब पानी आता है। दिखाते हैं आपको क्या सीन है इस समय मालन नदी में। ये फिर कोटद्वार में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है पहाड़ में बारिश हो रही है। मालन नदी में बहुत तेज़ पानी आ गया है, मतलब काफ़ी तेज़ पानी है ये। और यहाँ पर काम भी चल रहा है। तो ये जो मालन पुल है इसमें पिलर का काम चल रहा है। और पानी देखिए आप, ये जो पानी है इस काफ़ी तेज़ है और ये कंडी संपर्क मार्ग को भी मुश्किल में डाल सकता है। तो कोटद्वार में बोटर्स का मिजाज और मालन नदी में पानी का मिजाज जो है ना, इसको कोई समझ नहीं सकता। फ़िलहाल देखिए आप, पुल में यहाँ पर एक पिलर बन रहा है, पिलर का काम चल रहा है। और आप अगर देखेंगे तो मालन नदी में दोपहर के लगभग बज रहे 2 और पानी जो है काफ़ी तेज़ी से आ गया है। बहुत तेज़ पानी है मालन नदी में। और इस पानी को आप देखिए तो ये खेतों की तरफ भी जा रहा है। तो ये जेसीबी लग गई है, काम भी चल रहा है और यहाँ पर पानी को डाइवर्ट करने का काम भी चल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, अचानक शायद पहाड़ों में बारिश हो गई है और मालन नदी में जो पानी है वो काफ़ी तेज़ है। और ये वही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कटा हुआ था, पुल टूट गया था। अब यहाँ पर पानी काफ़ी तेज़ है। तो कण्वर ऋषि का जो श्राप है, लग रहा है उसकी मार झेल रहे हैं उस तमाम लोग जिन्होंने इस नदी को खनन करके इस तरह तब्दील कर दिया। फिलहाल देखिए कोटद्वार बाबर की मालन नदी में पानी बहुत तेज़ है और मुझे लग रहा है कंडी संपर्क मार्ग में भी इससे मुश्किलें हो सकते हैं। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए फिर मालन पुल की भी आज आपको खबर दिखाते हैं। आगे हम वैसे यहाँ पे थोड़ा रास्ता नहीं है, मतलब ये नहीं, मालन पुल में आने वाले रास्ते को पैक कर दिया गया है। तो बहुत दिनों से दिखाया नहीं, क्योंकि लोग भी इस पुल की खबर देख देख के बोर हो जाते हैं। आज हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें यहाँ पर एक पिलर ये बन रहा है नया और एक पिलर ये बन रहा है नया। संभवतः एक और नया बनेगा। अब इस पुल की जो मिस्ट्री है हमारी तो समझ में नहीं आती है। कभी कहा जाता है कि सारे पिलर नए बनेंगे, कभी कहा जाता है कि पिलरों को रिपेयर किया जाएगा, कभी कहा जाता है कि पुल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। तो भैया हम तो यही चाहते हैं कि फटाफट मालन पुल की रौनक दोबारा से लौट जाए। अब इस काम को कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन सी टीम आ रही है, इसको लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है। आज हम बहुत दिन बाद इस पुल पर आए तो यहाँ पे ये पिलर 1 पिलर 2 पे काम चल रहा है और बाकी जो नदी का पानी है वो डाइवर्ट किया हुआ है। तो फ़िलहाल पानी जो है इस साइड जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पिलर को भी नया तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। चलिए दिसंबर, मार्च, जून हम तो यही चाहते हैं कि पुल बन जाए। और भाबर में बाकी कुछ तो बन नहीं रहा है, एक टूटा हुआ पुल है, इसका काम चल रहा है, दिखा रहा है। मोनिका देवी जी हमारे बीच में है। श्रीमती हम
देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।